Morning friends, I myself Vikas Kumar Singh. Here we teach another new topic, a current source inverter, which I have discussed earlier. करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में बात करने से पहले वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं और वही बात बोलते हैं जो हमने पिछली बार लेक्चर में बोला था। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हमने ये बात कही थी कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो लोड का आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टाइप ऑफ लोड पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली करंट सोर्स इन्वर्टर में भी यही केस होता है। करंट सोर्स इन्वर्टर में जो आपका लोड होता है उसका आउटपुट करंट टाइप ऑफ लोड पर डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में वोल्टेज डिपेंड नहीं करता और करंट सोर्स इन्वर्टर में करंट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये आपका थोड़ा बहुत करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में हो गया। इसमें कुछ करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज डज नॉट डिपेंड्स ऑन लोड, हाउएवर लोड करंट वेव फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लोड इम्पिडेंस। ठीक है, वो तो सभी लोग जानते हैं कि जो लोड का वेव फॉर्म होता है वो इम्पिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। करंट तो भाई जेड पे डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, अगर जेड में चेंज होगा तो करंट के उस हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहेगी। करंट सोर्स इन्वर्टर जो होता है, यहाँ जो लिखा हुआ करंट सोर्स इन्वर्टर जो होता है, उसकी इनपुट जो इनपुट करंट हमारी दे रहे हैं हम लोग, ये देखिए। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो, ये कांस्टेंट होती है बट इसको चाहें तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका आउटपुट करंट होता है लोड का, वो टाइप ऑफ लोड पर डिपेंड नहीं करता, जैसा कि वोल्टेज में भी होता था। ठीक है, लेकिन जो आपका आउटपुट वेव फॉर्म वोल्टेज का होता है वो टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होता है आपका वो टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट का नहीं करता। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और साथ में एक हाई इंडक्टर लगा हुआ है, हाईली इंडक्टिव वैल्यू है जिसकी, हाई इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक, ये दोनों मिलाकर एक आपका करंट सोर्स तैयार करते हैं। देखिए, इसके अलावा इसमें 4 थायरिस्टर लगे हैं, ये तो हम सभी को पता है। थायरिस्टर हमेशा चारों जब लगते हैं तो इस फॉर्म में लगते हैं, 1 2 3 4, हमेशा इस फॉर्म में, इधर से इधर, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ऐसे T1 T2 T3 T4, ये याद करने के लिए बता रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और होती है, ये करंट सोर्स इन्वर्टर में होते हैं, वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की तरह फीडबैक डायोड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ क्या होता था, जितने थायरिस्टर लगाते थे उतने डायोड भी लगाते थे। यहाँ क्या होता है, जितने थायरिस्टर लगाते हैं उतने डायोड लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने इंडक्टर को इसके साथ सीरीज़ में लगा दिया है, तो ये करंट सोर्स की तरह, एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह कैसे व्यवहार करेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। यहाँ से सप्लाई करंट की मान लीजिए गई। ठीक है, अगर इसकी सप्लाई करंट की आपको अच्छी तरह से पता है कि जो आपका इंडक्टर होता है वो डीसी के केस में कैसे व्यवहार करता है। डीसी केस में ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरी तरह से प्योरली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एसी के केस में क्या होता है, और आपका कैपेसिटर होता तो यहाँ क्या होता, ओपन सर्किट हो जाता। यानी अगर जो हमारी करंट इसमें जा रही है वो डीसी की तरह व्यवहार करे, डीसी मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू जा रही है, तो समझिए यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी नॉर्मली करंट यहाँ से फ्लो करती रहेगी। अगर करंट की वैल्यू में थोड़ा बहुत भी अंतर आता है, जरा सा भी फ्लक्चुएशन होता है, तो फिर ये इंडक्टर अपना काम करना शुरू कर देगा। उस वजह से क्या होगी, आपकी करंट फिक्स नहीं होगी। फिर आपको अच्छी तरह से पता है जिस कारण की वजह से पैदा होता है उसका विरोध करता है। तो ये इंडक्टर जो होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है आपका करंट का, उसको मैनेज करता है। अगर ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होगा देन इट्स वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा होगा तब भी अपना काम करेगा और उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, जैसे स्टेबलाइजर करते हैं। अगर सही डेटा आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है तो उसको मैनेज करते हैं और आपको आउटपुट में एक हमेशा एक डिजायर्ड आउटपुट देते रहते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, वही काम यहाँ पे इंडक्टर का है, इसीलिए इसकी इंडक्टिव वैल्यू ज़्यादा होती है। अभी तक जो भी सर्किट में इंडक्टर यूज़ कर रहे थे उसकी इंडक्टिव वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इसकी ज़्यादा होती है। ठीक, अब हम इसके डायग्राम पे आ जाते हैं। इसमें 2 जगह कनेक्शन, देखिए मैंने मार्कर से मार्क कर दिया, वो मैं बाद में भूल गया था। एक यहाँ पे नोड कनेक्टेड है, ये नोड यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। आप इसको ऐसे चाहे तो बना सकते हैं इस डायग्राम को, देखिए मतलब ये इसका क्या सिंबल होता है कि वहाँ कनेक्टेड नहीं है वो वहाँ पे। ठीक, अब देखिए इधर ये आपका हो गया, ये यहाँ से कनेक्टेड, यहाँ से कनेक्टेड। पहले फॉर्म में T1 T2 होंगे, यानी गेट पल्स हम T1 T2 पे देंगे, दूसरे में T3 T4 देंगे।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए यहाँ से करंट सप्लाई जाएगी ऐसे T1 में, फिर यूँ हो जाएगी, फिर लोड में ऐसे जाएगी अप से डाउन, फिर ऐसे होते हुए यूँ T2 से होते हुए ऐसे क्लियर पहुँच जाएगी। समझ में आया? ऐसे फिर ऐसे, फिर अप से डाउन, फिर T2 से होते हुए ऐसे पहुँच जाएगी। सेकेंड हाफ में क्या होगा? सेकेंड हाफ में जब हम T3 और T4 को ट्रिगर करेंगे तो सप्लाई ऐसे जाएगी T3 से, यहाँ हमने बोला कनेक्टेड नहीं है वरना यहीं से घूम जाती, T3 से ऐसे होते हुए यहाँ पे आपका लोड जो है कनेक्टेड है। देखिए T3 से ऐसे घूमते हुए अगेन यहाँ पे ऐसे जाएगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, फिर यूँ होते हुए इसके थ्रू होते हुए ऐसे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए T1 T2 समझ में आ गया होगा। ऐसे होते हुए जाएगी, T3 से जाएगी यहाँ कनेक्टेड, फिर यहाँ पे करंट जाएगा, फिर लोड के डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। अभी तक ऊपर से नीचे था, अब नीचे से ऊपर हो रहा, फिर यूँ घूमेगा, फिर इससे कनेक्ट होता हुआ फिर T4 से होता हुआ निकल जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, तो जब वो अप से डाउन वाला होगा तो हमने पॉजिटिव लिया है, जब सॉरी ऊपर से नीचे होगा पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर होगा नेगेटिव होगा। ठीक, तो ऊपर से नीचे जब होगा तब पॉजिटिव हाफ को फॉलो करेगा, नीचे से ऊपर होगा तो नेगेटिव हाफ को फॉलो करेगा। यानी 0 से T/2 तक T1 और T2 ट्रिगर रहेंगे और T/2 से T तक T3 और T4 ट्रिगर रहेंगे, और ये आपका इस तरह से वेव फॉर्म बनता चला जाएगा। ठीक है, करंट सोर्स इन्वर्टर का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है वो यहाँ लिखा गया है। स्पीड कंट्रोल ऑफ AC मोटर, इंडक्शन हीटिंग, लैगिंग, VAR कंपनसेशन, मतलब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, एंड ब्ला 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 जो भी है यही सब है। ठीक है, आपका ये सब आ गया, ये 2 डायग्राम आपके समझ में आ गए। अब बाकी के ये बचते हैं आपके 2 डायग्राम। ठीक, अब हम आते हैं इस पे भी, आ जाओ भाई। देखिए यहाँ पर जो आपका लोड है, लोड जो इस पे जा रहा है वो कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, आउटपुट जो करंट है मान लीजिए कैपेसिटिव लोड CdV/dt, एक ये भी टर्म आता है उसमें CdV/dt। I0 जो होता है आपका आउटपुट करंट जो होता है वो आपके इस वाले लोड में, यहाँ पे अगर कैपेसिटिव लोड है तो उसकी वैल्यू कैसे जाती है, ऐसे जाती है। हम यहाँ पर कैपेसिटिव लोड लेके समझा रहे हैं, हालांकि इसमें RLC किसी भी तरह समझाएंगे तो वैल्यू वही आएगी। हम यहाँ पर अब कौन सा ग्राफ समझा रहे हैं आपको पता है? अब हम समझा रहे हैं वोल्टेज का ग्राफ, और आपको अच्छी तरह से पता है वोल्टेज का ग्राफ करंट सोर्स इन्वर्टर में टाइप ऑफ लोड के हिसाब से चेंज हो सकता है, करंट का नहीं चेंज होता। आउटपुट करंट I0 तो हमेशा हर स्थिति में ही रहेगी, चाहे कैपेसिटिव लोड हो चाहे जो भी लोड हो, लेकिन ये जो ग्राफ है ना ये बदलेगा आपका। ठीक है, हम मान रहे हैं यहाँ कैपेसिटिव लोड है, आप लोगों को एक असाइनमेंट देंगे, अगर यहाँ इंडक्टिव लोड होता और रजिस्टिव लोड होता, R और L के लिए आप लोग हमको डायग्राम बना के दिखाएंगे। ठीक है, आप हमको, हम अपनी मेल ID दे देंगे, उस पर हमको मेल करिएगा डायग्राम बना के, कैसा डायग्राम होना चाहिए। I0 CdV0/dt ये होता है। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो करती है, जहाँ पर dV0/dt क्या होता है, ये होती है लाइन की प्रवणता, जिसको कहते हैं प्रवणता, y = mx। यहाँ पे क्या है, m है, ये m क्या होता था, dy/dx ही तो होता था, तो यही चीज़ है ये, यानी प्रवणता बोले तो स्लोप, ये लाइन की स्लोप डिसाइड करती है। ठीक है, dV0/dt मस्ट बी कॉन्स्टेंट फॉर एवरी हाफ साइकिल, यह तो इस इक्वेशन से। स्लोप इज पॉजिटिव फॉर 0 to 2/2 T/2 एंड नेगेटिव फॉर T/2 to T। स्लोप जो है आपका 0 से T/2 के लिए पॉजिटिव स्लोप रहेगा, यानी ये रहेगा आराम से। ठीक, T/2 से T के लिए क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव स्लोप रहेगा। समझ में आ रहा है? देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही तो फॉलो हो रही है। फिर अगेन पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज का स्लोप है। अगर यही हम इनपुट वोल्टेज का पूछ लेते, यानी इसका पूछते E का या V इनपुट का, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ इसका पूछते, तो इनपुट साइड में आप हमको DC सोर्स दे रहे हैं, बात का ध्यान रखिएगा आप। आउटपुट में तो हमको AC मिल रहा है, लेकिन इनपुट में हम DC दे रहे हैं, और DC में नेगेटिव के लिए कोई स्थान नहीं होता, या तो पॉजिटिव होता है या तो शून्य होता है, 0 होता है। इसीलिए पॉजिटिव स्लोप को तो फॉलो करेगा, लेकिन नेगेटिव वाले केस में चोक कर देगा, फिर पॉजिटिव फॉलो करेगा, फिर चोक कर देगा, इस तरह से काम करेगा। इसलिए V इनपुट का ग्राफ ये होता है और V0 का ग्राफ ये होता है। अगर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आप देखें तो इससे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जहाँ पर जितनी जगहों पे इसका एक ग्राफ पूरा हो रहा है, उतनी जगहों पे इसके 2 पूरे हो जा रहे हैं। मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा प्योर कैपेसिटिव लोड है तो इनपुट साइड की जो वोल्टेज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के आधी फ्रीक्वेंसी का हमको आउटपुट का वोल्टेज मिलेगा।
भाई इसकी 2f फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं, इसकी f होगी ना, यानी इनपुट साइज की जो फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो 50 हर्ट्स है तो इसकी 25 हर्ट्स होगी। बस समझ में आई है? ठीक, ये है आपकी पूरी कहानी। ये देखिए यही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है, एक नज़र इसको आराम से देख लीजिए। इन फिगर वोल्टेज सोर्स ई कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंडक्टेंस, जैसा बताया था, एल इन सीरीज। फंक्शन ऑफ एल इज द मेंटेन कांस्टेंट करंट एट इनपुट टर्मिनल ऑफ सी एस आई। उसका बस यही काम है कि कांस्टेंट करंट को मेंटेन किए रहे। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ आई नॉट कैन बी वेरिड बाई कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रिगरिंग द थायरिस्टर पेयर T1 T2 T3 T4। जो हमारा आई नॉट है उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग ट्रिगरिंग थायरिस्टर इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हम लोग कई बार से पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है VSI में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, उसको भी हम लोग ट्रिगर के थ्रू ही T1 T2 को चेंज करके फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते थे। सेम यही काम करंट में करना है। ठीक, अब वही दोनों पॉइंट लिखे हैं A और B। वन T1 और T2 ऑन तब आई नॉट पॉजिटिव होगा, तब वैल्यू कैपिटल आई में आएगी। व्हेन T3 एंड T4 ऑन तब आई नॉट नेगेटिव होगा, यानी आउटपुट करंट नेगेटिव होगा, तब माइनस आई में वैल्यू आएगी। इसीलिए देखिए ऐसा स्लोप बन रहा है। ठीक, यही चीज़ यहाँ समझाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।